प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के आया हूं। यह ना सोचिएगा कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपनी उस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है जहां हम ये कह देते हैं कि नहीं, यह कुंडली किसी दूसरे की है तो मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक चीज़ों से कुछ सीखने का भाव अपने दिमाग में हमेशा ही रखना चाहिए। और दरअसल वही व्यक्ति कुंठा से ग्रसित नहीं होता है जो हर जगह अपनी बाहें स्वीकार करे, फैला करके ये कि हाँ, मुझ में कमी है और हाँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के शुरुआत में ही बता दूं, इनका पंचांग सबसे पहले पढ़ के बता देता हूं। जरूर देखिए, अंतिम तक देखिए, फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, दो गुना स्पीड करके देख लीजिए, 3 गुना स्पीड करके देख लीजिए और ध्यान से बगुले की तरह देख लिया करिए। बिल्कुल बातें समझ में आ जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विक्रम संवत 2036, शक संवत 1902। व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है और जिस संवत्सर में उसका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम श्रीमुख संवत्सर है। अब ध्यान से समझिएगा, श्रीमुख संवत्सर का फल क्या है। व्यक्ति प्रतापी है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है और पराक्रमी भी होता है। श्रीमुख संवत्सर एक श्रेष्ठ संवत्सर के रूप में जाना जाता है और इसमें जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो प्रायः धर्म और शील को धारण करने वाले होते हैं। व्यक्ति का जन्म आषाढ़ माह में हुआ है। देखने में सुंदर और सुस्पष्ट और सुगठित शरीर को धारण करने वाला है। राजाओं से और राजा से निकटता का संबंध रखता है। व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का भी प्रयास करे तो निस्संदेह सफल हो सकता है। दक्षिणायन में जन्म है तो आत्मविश्वास पे फोकस करना चाहिए। व्यक्ति कभी कभी जीवन में ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। मतलब क्या है, सुख और दुख दोनों की स्थितियां बनती रहती हैं। दक्षिणायन में जन्म है तो अपने प्रभावों को विकसित करने के लिए कभी भी सूर्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हमेशा ही उसकी आराधना भी कर लेनी चाहिए। दक्षिणायन में जन्म है तो हड्डियों का विशेष ख्याल, और दक्षिणायन में पापक ग्रह बलवान हो जाते हैं और उत्तरायण में शुभ ग्रह बलवान होते हैं। तो यहां पे चूंकि व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से शुभ ग्रह के प्रभावों में कमतरी देखी जाएगी और पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जाएगा। सूर्य मतलब क्या है कि उसकी रोशनी व्यक्ति के शरीर के पिछले हिस्से पे या मस्तिष्क पे कम पड़ रही थी। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य कमजोर भी होता है, पिता से संबंध कमजोर से होते हैं और पिता का लाभ कई बार कमजोर मिलता है। पर यह बहुत ज्यादा बार स्थितियां सूर्य की स्थिति पे निर्भर करती हैं। अब आगे बढ़ के बताता हूं। व्यक्ति का जन्म ऐसे ऋतु में हुआ है जहां व्यक्ति का दिमाग हमेशा ही विचारों में खोया रहता है। व्यक्ति का जन्म वर्षा ऋतु में हो तो दिमाग में लगातार निरंतर विचारों का आगमन होते रहेगा। वर्षा ऋतु में जन्मा है तो वीर्यवान होता है। उत्पादक क्षमता व्यक्ति की तीव्र होती है। जो कुछ भी छू लेगा वो आसानी से पेड़ पौधे लग जाते हैं और अगर राख भी छो दे तो सोना हो जाता है। हाँ, पक्की बात है ये। आगे बढ़ के बताता हूं। शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है तो सिद्ध है, श्रेष्ठ है, अच्छी बुद्धि को धारण करने वाला है, मतिमान है, आदर करने वाला है, स्वस्थ शरीर को धारण करने वाला है, संततिवान होगा पर प्रयास कई करने पड़ते हैं। त्रयोदशी का जन्म चंद्रमा शुभ ग्रह का। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास आय निरंतर एक जैसी बनी रहती है। सरकारी नौकरी का प्रयास व्यक्ति को कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के जन्म होने के कारण चंद्रमा शुभ ग्रह बनेंगे और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की माता का लाभ, व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य, ये सारी चीजें और व्यक्ति का घर परिवार सुखद माहौल में जीवन बिताता है। और आगे बढ़ के बताता हूं। मूल नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है। ऐसी स्थिति में कहीं पे भी व्यक्ति जीत जाए तो जीत जाता है, हारता नहीं है। बस शुरुआत में थोड़ी सी समस्या बनी रहती है पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने खांसी की है, आप परेशान मत होइएगा। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के जन्म होने के कारण व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती है। व्यक्ति जहां भी पैसे लगाएगा वो वापस लौट के आ जाते हैं। और दूसरी बात, व्यक्ति का जन्म मैं मूल नक्षत्र पे था, ऐसी स्थिति में मतिमान
और कई बार व्यक्ति गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं को अर्जित करने का प्रयास करता है। हमेशा ही उसका प्रयास इस बात पे निर्भर करता है कि कोई भी मुझसे कुछ पूछे उसे निरुत्तर ना करूं, उसे उसके सवालों का उत्तर देकर ही जाने दूंगा, प्रयास करने वाला होता है। मूल नक्षत्र का प्रभाव ये, पर यही बात आज के कार्यक्रम में दरअसल समझने वाली है कि आपका जन्म भी अगर मूल नक्षत्र में हुआ है तो उसको देख कौन रहा है। दरअसल सिर्फ मूल नक्षत्र का प्रभाव तो कुछ होगा नहीं, उस पर यह भी निर्भर करती हैं चीजें कि कौन देख रहा है, उस नक्षत्र का अधिपति कहां बैठा है, चंद्रमा पे कौन ग्रह देख रहा है, चंद्रमा किसको देख रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही मूल नक्षत्र का प्रभाव देखने में आएगा। ऐंद्र योग में जन्मा है, देवताओं का राजा होता है, राजा इंद्र की तरह, और व्यक्ति कुंठा से ग्रसित भी होगा, संतोषहीन भी होता है और डरपोक भी होता है, पर राजा बन के जीना चाहता है। कंपटीशन और कंपटीशन हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं चीजें, मतलब जहां भी रहेगा भागदौड़ करनी होती है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण का है, मेहनती है और राजसिक जीवन जीना चाहता है। शुद्धता से व्यक्ति हमेशा ही निर्बाध गति से जीवन में आगे बढ़ना भी चाहता है। मैंने कहा क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पास कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि व्यक्ति जो जीवन में भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उसको वो समझ जाता है और बहुत पहले से उसको इस चीज का आभास भी हो जाता है। कई बार उसके जीवन में उसके एक ही काम को करने के लिए कई बार उसको प्रयास करना भी पड़ता है। ये बात पंचांग की थी। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है। मूल नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है और इसमें जन्मे लोग श्रेष्ठ होते हैं। आगे इस पर चर्चा और भी बाकी है। अब आइए आपको इनकी कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियों के बारे में और एक एक ग्रह को साथ में बताता चलता हूं। आइए अब आपको सबसे पहले सूर्य पे लेके आता हूं। दर्शन सूर्य का करेंगे। जगतस्थ चक्षु जिन्हें कहा जाता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य की मजबूती नहीं रही तो कुंडली डेफिनेटली कमजोर हो जाती है। उसको सपोर्ट देते हैं चंद्रमा या चंद्रमा को सपोर्ट देते हैं सूर्य। अगर ये दोनों ग्रह कमजोर हो गए और निसंदेह अगर बुध भी कमजोर हुआ तो व्यक्ति को कमजोर ही बनना पड़ता है, चाहे कुंडली में लग्नेश कितने भी मजबूत हों या लग्नेश अगर कहीं से मजबूत भी होते हों और अगर सूर्य चंद्रमा कमजोर होंगे तो निसंदेह व्यक्ति को भोगना पड़ता है और परेशानी भी उठानी पड़ती है। अस्त ग्रह तो कई बार फल दे देते हैं, पर सूर्य चंद्रमा अगर कमजोर हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को भटकाव जीवन में ज्यादा देखना पड़ता है। ये पक्की बात है और ये अनुभव की बात भी है। अब आइए आपको सबसे पहले सूर्य की बात बता देता हूं। सूर्य यहां राहु के साथ है। राहु 26 अंश के और सूर्य 8 अंश के। इन दोनों के बीच में भेद ऐसा है जहां सूर्य को ग्रहण लगता हुआ देखा जा रहा है। मतलब एक तो व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है, यह अच्छी बात थी, पर व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ था। सूर्य वैसे भी कमजोर थे और यहां भी वो लाभ भाव में बैठे हैं। व्यक्ति के जीवन में पुष्य नक्षत्र का प्रभाव, क्योंकि इस भाव का अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठा है, जिसके अधिपति गुरु 12वें और पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि भी 12वें। क्या मतलब है कि नक्षत्र का अधिपति भी 12वां गया और राशि का अधिपति भी 12वें है, क्योंकि राशि के अधिपति चंद्रमा जहां बैठे हैं उस राशि का अधिपति उसको देख रहा है। पर यह बात अलग करूंगा जब चंद्रमा की बात करूंगा तब। पर फिलहाल बात सूर्य की प्रभाव क्या रहेगा इसको सीधी सी बात में स्पष्टतया बता देता हूं। राहु के साथ है, आत्मविश्वास कमजोर होगा। व्यक्ति को कभी भी सूर्य की आराधना करने से अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के शत्रु जलते रहेंगे और व्यक्ति हमेशा ही धन से अपने आप को लाभ में देखता रहेगा। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शनि की राशि में बैठे हैं, सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और वो शनि बाहर गए हैं। व्यक्ति के जीवन में व्ययात्मक स्थितियां भी बनती रहेंगी। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और वो बाल अवस्था के भी हैं, और एक बात, बाल नहीं वृद्ध अवस्था के बैठे हैं। डिग्री है उनकी 8 अंश 48 कला की, यहां भी लिखा है पर मैं फिर भी वहां देख रहा हूं 8 अंश 48 कला के। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में चूंकि वो सम संख्या है और सम संख्या में जब ग्रह इस डिग्री पे पहुंचेगा तो वृद्ध हो जाएगा। 6 अंश से ऊपर, बाल से वृद्ध, वृद्ध से मृत्यु, ऐसे करके मैंने बात उस पर कार्यक्रम बना रखी है। तात्पर्य क्या है कि डिग्री अगर वृद्ध की हो रही है तो ग्रह के दृष्टि का लाभ होगा कम, और चूंकि व्यक्ति का जन्म हुआ है दक्षिणायन में तो प्रभाव कम है और सूर्य को लगा है ग्रहण। तो अब जरा विचार करिए कि जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति भी व्यय में जा रहा है। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति व्यक्ति के जीवन में लाभ, महाभाग्यशाली योग बना रहा है, क्योंकि लाभ का अधिपति सुख में आया ना। तो मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखी है बात कि लाभ के अधिपति
अगर सुख में आते हों तो ये महाभाग्यशाली योग होता है। और जन्म कुंडली में उसका अधिपति चंद्रमा मूल नक्षत्र में बैठा है, जो बुध से, गुरु से और ऐसी स्थिति में मंगल से, तीन तीन ग्रहों का प्रभाव ये व्यक्ति के जीवन को नौकरी में रखने वाला। और उस सूर्य की दृष्टि यहां भी है। मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने बल पर ही यश की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, गौरव, प्राण की वृद्धि, समृद्धि मिलेगी। व्यक्ति के शत्रु जलते रहेंगे पर इसका काम कभी रुकेगा नहीं, पक्की बात है, क्योंकि राहु भी तो एकादशमी का फल करेंगे ना। और दूसरी बात है कि वहां शुभ ग्रह की राशि बनी है तो थोड़ी सी कुंडली में कमजोरी भी मिलेगी, पक्की बात है, क्योंकि एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है। यहां पे पापक ग्रह की राशि बनी है, ये ठीक होगा। यहां पे पापक ग्रह की राशि बनी है, ये ठीक होगा। यहां पे भी पापक ग्रह की राशि बनी है, ठीक होगा। पर यहां पे जीवन के लाभ को थोड़ी बहुत कमजोरी में भी देखा जाएगा। तो किस तरीके का लाभ व्यक्ति के जीवन में कमजोर होगा, अब इसको बताता हूं। चूंकि सूर्य कहां के अधिपति हैं? 12वें के। अपने भाव से व्यय कर रहे हैं और लाभ में आए हैं, तो व्यक्ति को लाभ कहां से होता जा रहा है? विदेश से। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु भी स्वयं मित्र की राशि में अति मित्रता का योग लगा करके 12वें में शनि लाभदायक भी होते हैं। यह सूर्य की बात बता रहा हूं, अन्य किसी ग्रह की नहीं। तो सूर्य के लिए आपको इतनी सारी चीजें देखनी होंगी, तब जाकर के किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना होगा। हाँ, व्यय ठीक होगा, पर व्यक्ति को बाहर जाकर के, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के किसी भी चीज का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहेगा तो पैसे बचेंगे, अन्यथा घर पे जैसे आएगा तो काम रुक सा जाता है। व्यक्ति को जन्म कुंडली में पंचम भाव पे राहु और केतु का प्रभाव, सूर्य जन्म कुंडली में अपने राशि का व्यय कर रहे हैं, वृद्ध अवस्था में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतति जो मिलती है, विशेषतया पहली संतति, कई बार अपने मन के मुताबिक नहीं होती है। इस वजह से पहली संतति के साथ हमेशा ही संबंध पितृवत रखना चाहिए, या फिर गुरुवत रखना चाहिए, या फिर मित्रवत रखना चाहिए। इसकी भी बात करूंगा आगे। तो ये बात सूर्य को तो आप लोग समझ गए होंगे। यहां व्यक्ति के जीवन में पैसे की समस्या नहीं है। लाभ भाव में जन्म कुंडली में सूर्य और राहु का बैठना व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीने वाला बनाएंगे और व्यक्ति के इंसानियत के स्थितियों को और व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण प्रकार के लाभों को देने वाले भी बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र भी स्वग्रही होकर के बैठे हैं, लाभ के कारक भी मित्रवत होकर के बैठे हैं, 12वें भाव में शनि भी 12वें भाव में जाकर के संतुष्ट और सुखद परिणाम देते हैं। पक्की बात है, समझ गए? अब चंद्रमा पे आता है। अब आइए बात चंद्रमा की कर लेता हूं। चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में मन, मस्तिष्क और माता के कारक होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। और एक दर्शक हैं मेरे, वो कहते हैं कि आप भी जब कार्यक्रम में कुछ भी ऐसा बोलते हो जो मैं जानता हूं तो मैं वहां से स्किप कर देता हूं और बोलता हूं जल्दी जल्दी पंडित जी, जल्दी जल्दी बोलिए, ये बात मैं जानता हूं। एक मेरी दर्शक है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मुझे ये बात पता चली थी। उन्होंने ये बात खुद से कही थी कि आप कुछ भी जब कार्यक्रम में ऐसा बोलते हो जो मैं जानता हूं तो बोलता हूं पंडित जी मैं जानता हूं, जल्दी भागो, आगे निकलो। हाँ, ये पक्की बात है। ये कोई था, पता नहीं वो कार्यक्रम आजकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। पर यहां पे चंद्रमा की बात करता हूं। मूल नक्षत्र का केतु का नक्षत्र होता है और यहां के अधिपति जो हैं गुरु, वो अपने भाव से पंचमस्थ हैं। व्यक्ति को दाम्पत्य में कई बार पत्नी जो होती हैं वो थोड़ी खर्चीली मिलती हैं और व्यय करने वाली मिलती हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पे 5 अंश के चंद्रमा हैं और ये राशि है विषम संख्या की। यहाँ पे चंद्रमा को अगर देखिएगा तो इस राशि का अधिपति उसको देख रहा है। मंगल जो जन्म कुंडली का अष्टमेश है वो भी लग्न में बैठ करके व्यक्ति के आयु में वृद्धि दे रहा है, पर दुख भी देगा क्योंकि उसकी यहां पे दृष्टि पड़ रही है। मंगल और चंद्रमा का संबंध चौथे 10वें का है, इसको भी ध्यान देना होगा। यही बात तो समझने वाली है दरअसल कि राशि का अधिपति राशि को देख रहा है। बुध जो कि लग्न के अधिपति हैं, भद्रयोग लगा करके व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध एक साथ व्यक्ति को बुद्धिमान, सफल नेत्रों वाला, नेत्रों में विशेष चमक रखने वाला, स्वाभिमानी, मजबूत और तार्किक विद्या को मजबूती देने वाले, कर्म के क्षेत्र को मजबूत और व्यक्ति को बुद्धिमान, क्योंकि बुध पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, वो चंद्रमा को देख रहे हैं। और व्यक्ति की कुंडली में शुक्र भी स्वग्रही होकर के बैठे हैं, वो तार्किक विद्या के व्यक्ति को गणितज्ञ और माहिर बनाते हैं, रिसर्च करने वाला बनाते हैं। बुध पे चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा पे बुध का प्रभाव, ये व्यक्ति को शुद्ध बनाता है मानसिक स्थितियों का, क्योंकि ये व्यक्ति कन्या का है, परिवर्तनशील भी है और भक्त है। गुरु की दृष्टि, गुरु शुक्र के नक्षत्र में,
शुक्र मंगल के नक्षत्र में। अब जरा विचार करिए, तो गुरु शुक्र के नक्षत्र में मतलब यहां भी व्यक्ति के पास ज्ञान की प्रबलता है, व्यक्ति के पास ज्ञान की प्रबलता है। कंपटीशन में लाभ देंगे गुरु, क्योंकि यहां से वो प्रतियोगिता भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। प्रतियोगिता और नौकरी का कारक होता है शनि, वो शनि भी इन्हें देख रहा है। मतलब क्या है, व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है, व्यक्ति को प्रयास कर लेना चाहिए। यहां चंद्रमा का केमद्रुम भंग होगा, क्योंकि उस पे गुरु की दृष्टि है, ये कल्पद्रुम बन जाएगा। और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दृष्टि है जो अष्टमेश है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में सर्दी खांसी जुकाम की समस्या बनेगी कहीं ना कहीं, और हड्डी टूटने के खतरे भी बढ़ेंगे। मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा से 10 घर पीछे मंगल बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास सुख और सौख्य की वृद्धि भी होगी, ये बात पक्की है। व्यक्ति अपने बल पर अगर भवन इकट्ठा करना चाहता है तो मंगल का प्रभाव अगर यहां हो, यहां पे अगर शनि का प्रभाव हो, तो शनि और मंगल जब तक कुंडली में मजबूत नहीं होंगे, और आपकी कुंडली में भाग्येश चाहे कितने मजबूत हो, अगर शनि मंगल की मजबूती नहीं होगी और उनका संबंध चतुर्थ भाव से नहीं होगा, तो भवन और निर्माण में, वाहन वगैरह में, या कभी भी अपने स्व उपार्जित धन की जो स्थिति होती है उसमें रस्साकसी जुड़ जाती है, ये पक्की बात है। इसलिए इन दोनों ग्रहों का मजबूत होना कुंडली में व्यक्ति के चतुर्थ स्थान यानी कि सुख और सौख्य की वृद्धि का द्योतक हो जाता है। लग्न के अधिपति चतुर्थ भाव को देखेंगे तो लग्न को भी मजबूती देंगे, क्योंकि लग्न से वो केंद्र में है, और अपनी राशि के हैं तो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित भी नहीं होंगे। चतुर्थ भाव को देखेंगे बुद्धिमान, और व्यक्ति के माता को सुख और समृद्धि से युक्त रखने वाले भी होंगे। बुद्ध की दृष्टि चंद्रमा पे, ये बात बता चुका। बुद्धिमान, श्रेष्ठमति बुद्धि का और अच्छे विचारों से व्यक्ति युक्त होता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, ये गज केसरी योग का निर्माण भी करेगी। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, व्यक्ति में यशस्विता का भाव भी रहेगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं का प्राबल्य भी होगा, क्योंकि धर्म भाव में स्वग्रही गुरु शुक्र बैठे हैं। क्लियर है ना? अब आगे मंगल पे आता हूं। आइए अब आपको मंगल की बात पे लेके आता हूं। मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, तेजस्विता के, कर्तव्य पालन करने के लिए, अनुशासित जीवन जीने के लिए, ये सब व्यक्ति को देते हैं, साहस देते हैं, ऊर्जा। लग्न में बैठे हैं, पर कहां कहां के अधिपति हैं वो? अष्टम के अधिपति पहले हैं, ये उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, और दूसरी गौण राशि तृतीय भाव में बन रही है। इस भाव पे राहु की 5वीं दृष्टि है, पर राहु वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। इस भाव पे स्वग्रही शुक्र की दृष्टि है, भाइयों के साथ संबंध अच्छे बनने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। मंगल मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करेंगे, मतलब प्राबल्य उनका अष्टम भाव का ज्यादा रहेगा, और पहले फल वो यहां का ज्यादा देंगे। लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आती है उसका फल ग्रह जीवन में पहले देता है। मतलब व्यक्ति की कुंडली में मंगल का प्रभाव पराक्रम का ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो पहले पराक्रमेश हैं, क्योंकि लग्न से गिनने पर पराक्रम की राशि पहले आ रही है, उसके बाद अष्टमेश है, पर इंटेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी? वो रहेगी अष्टम भाव की। बात समझ में आनी चाहिए। मंगल अवस्था में ठीक है, ये सम राशि के बैठे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति 1, 2, 3, तो बुध और मंगल का संबंध तात्कालिक मित्रता में मित्रता का बना। इस वजह से मंगल सम राशि के हो गए और अवस्था में युवा भी हो गए। उस मंगल की स्थिति देखिए, चंद्रमा के नक्षत्र में व्यक्ति का मन और व्यक्ति की ऊर्जा दोनों एक साथ उपस्थित हैं। व्यक्ति के जीवन में साहस भी है और व्यक्ति के जीवन में इमोशन भी है, दोनों चीजें हैं। व्यक्ति किसी एक के बिना नहीं रहेगा। उस मंगल की 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, इस वजह से व्यक्ति अपने बल पर अगर चाहे तो सांसारिक सुख सुविधाओं में किसी भी हद तक जाने का प्रयास कर सकता है। उस मंगल की 7वीं दृष्टि यहां है, और उस मंगल पे किसी भी प्रकार से अन्य किसी ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है। केतु की दृष्टि है मंगल पे, इस वजह से वो मंगलवत ही होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पूर्व जन्म में श्रेष्ठ जगहों से आता हुआ भी देखा जा रहा है। नर्क और स्वर्ग व्यक्ति ने दोनों भोगे हैं। यहां पे सूर्य की राशि बनी है, सूर्य का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति को यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल का मान और मर्यादा से जीवन जीने वाला बना देता है। लग्न में मंगल व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनने देंगे और व्यक्ति के ऊर्जा का पोषक होंगे, और साथ ही साथ इस भाव से चंद्रमा केंद्र में है। इस वजह से व्यक्ति के अंदर सेंटिमेंटल जो अटैचमेंट वाली बात होती है, व्यक्ति सबके साथ संबंध आत्मीय बनाना चाहता है, और चोर प्रकृति का है। झूठ बोलेगा पर किसी को पता नहीं चलेगा, और व्यक्ति हमेशा ही
अपने लाभ और हानि को लेकर के सजग है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, तो जब जब व्यक्ति एक्सीडेंट में फंसेगा, किसी चीज में भी फंसेगा, तो मंगल उसमें लाभ देंगे। क्योंकि अष्टमेश अष्टम को देखेगा तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, व्यक्ति के पास गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं की जानकारी का योग बनता है, व्यक्ति ज्योतिष विद्या का जानकार हो सकता है, ज्योतिष विद्या में रुचि हो सकती है। वो क्यों, बताता हूं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और उसको बुध देख रहे हैं जो कि स्वग्रही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शिक्षक बन जाए, व्यक्ति ग्रुप सी तक की नौकरियों में प्रयास कर ले, व्यक्ति बैंकिंग के सेक्टर में जाने का प्रयास कर ले, क्योंकि गुरु भी तो ज्ञान के कारक देख रहे हैं और मंगल भी तो देख रहा है। व्यक्ति इंजीनियर बन जाए, व्यक्ति रेलवे में नौकरी करने लगे, व्यक्ति मशीन और भारी मशीनों के साथ व्यक्ति बैठ करके उसके साथ काम करता रहे, यात्राओं का काम कर सकता है, एजेंट बन सकता है, कमीशन एजेंट बन सकता है, दलाली कर सकता है, जमीन का कारोबार कर सकता है। इतने सारे काम तो आपकी कुंडली में बन रहे हैं। पर आपकी कुंडली में मेरी बात आपसे हुई थी, पर मैंने आपसे यह नहीं पूछा था कि आप करते क्या हैं। पर आपकी कुंडली देख करके मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं और विशेषतया लोहा लक्कड़ से संबंधित, क्योंकि गुरु भी और शनि दोनों की दृष्टि यहां पे है। बुध चंद्रमा को व्यक्ति का जिज्ञासु बनने का प्रभाव दे रहे हैं, मंगल का प्रभाव लग्न में है, व्यक्ति के पास ऊर्जा है, क्षमता है और दृष्टि भी है, चोर दृष्टि है। वो अचानक से ही किसी को देख लेता है और पता भी नहीं चलता किसी को कि उसने मुझे देखा भी है। अब बात बुध की करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में बुध बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को अगर बुध कमजोर होते हैं तो कमजोर कर देते हैं। बुध इनकी कुंडली में लग्न के अधिपति हैं, लग्नेश हैं, भद्र योग लगा रहे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, पर डिग्री 21 अंश की है, इस वजह से वो कमजोर हैं थोड़े से। उनके प्रभावों में दृष्टि का लाभ कम मिलेगा, पर जितना भी मिलेगा वो संपूर्ण मिलेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और वो ग्रह भी बैठा है विदेश में। जितना दूर जाएंगे, जितना ही अपने पिता के साथ संबंधों को विकसित करेंगे, इस बुध का लाभ आपको मिलेगा। व्यक्ति राजा के सदृश हो जाता है, दंडनायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लग्न में मंगल और गुरु और शनि का एक साथ 12वें में जाना और बुध पे चंद्रमा का प्रभाव, जो कि आपकी कुंडली का कौन है? जन्म कुंडली का लाभेश। लाभेश महाभाग्यशाली योग और उस पे लग्नेश की दृष्टि, लग्न और लाभ का संबंध बना। लग्नेश ने लाभेश को देखा, लाभेश ने लग्न को देखा, मतलब ये स्थिति आपको पता भी नहीं कि कितनी अच्छी है। व्यक्ति राजा के तुल्य हो जाता है, मंत्री का पद, सबके जीवन में समरसता का भाव समर्पित करके इकट्ठा करना चाहता है, जुट करके काम करना चाहता है और जहां भी रहता है विनोदी किस्म का होता है। हालांकि कम बोलता है, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में बुध पुनर्वसु नक्षत्र के बैठे हैं जो कि शनि के प्रभाव में हैं, तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी कमजोर हो जाती है, मतलब वो बोलता कम है। या कई बार चूंकि लग्न में मंगल हैं और द्वितीय भाव का अधिपति शुक्र धन भाव में बैठा है, ये महाधनी और महाभाग्यशाली योग है, पर फिर भी एक व्यक्ति के अंदर गंभीरता भी देखी जाएगी, क्योंकि बुध गुरु के नक्षत्र में है। वो सोच समझ करके बोलेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सही बोलना है और सत्य बोलना है। एक बात और बताता हूं, व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, व्यक्ति झूठ बोलने से बचता है और झूठ ना बोले तो ही ठीक है। द्वितीय भाव के अधिपति अगर पापग्रह की राशि में चले जाएंगे तो व्यक्ति झूठा हो जाता है और उसका भरोसा ना करना, पक्की बात है ये अब एक बात बताऊं तो दरअसल ज्योतिष तो कभी झूठा हो नहीं सकती और उसके सूत्र तो कभी बेफिक्र होंगे नहीं, पर व्यक्ति खुद को नहीं पहचान पाता है और दोष ज्योतिषियों पे और ज्योतिषी पे मर देता है। ऐसा भी होता है। यहां पे बुध का प्रभाव नौकरी का लाभ, राजा का लाभ, राज्य सरकार का लाभ, क्षेत्र का लाभ, कर्म का लाभ, धन का लाभ, सुख का लाभ और संतति का लाभ, सब कुछ देने वाले हैं ये। पर दृष्टि थोड़ी कमजोर है, इस वजह से निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। व्यक्ति हकलाहट से युक्त होगा, निर्णय लेने में किसी दूसरे का मुंह ताकेगा और सोचेगा कि कोई बता देता तो बड़ी अच्छी बात होती। बुध प्रभाव से युक्त हैं पर थोड़े से कमजोर भी हैं, इस वजह से व्यक्ति के अंदर इस बात का प्रभाव दिखेगा या इस बात से उसको प्रभावित होते हुए देखा जाएगा कि उसके हकलाहट की स्थिति कैसी है, उसकी वाणी कितनी तोतली है या वो कितना निर्णय और स्वच्छंद निर्णय लेने वाला बनाता है। मंगल है, उसका प्रभाव है, पर बुध के कमजोर होने के कारण मंगल को बल थोड़ा कम मिल रहा है, इस वजह से यह बात बनती है। अब आगे गुरु की चर्चा करता हूं। अब बात गुरु की कर लेता हूं। गुरु व्यक्ति की कुंडली में अगर मजबूत हो तो सुख और सम्मान दे देते हैं,
व्यक्ति को नीचे नहीं गिरने देते और पतित नहीं होने देते। इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी थी क्योंकि वो लाभ भाव में बैठे थे और लग्नेश के निकट ही बैठे हैं। जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा है, तो इस वजह से व्यक्ति में यशस्विता का भाव भी रहेगा। अष्टम भाव का अधिपति लग्न में बैठने से व्यक्ति के जीवन में दुख और तकलीफ को देने वाले भी होते हैं और कष्ट भी झेलना पड़ता है। व्यक्ति की कुंडली में मैंने कही बात, चंद्रमा और बुध की स्थितियों का अच्छा होना, गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, लग्न में मंगल पराक्रम के अधिपति पराक्रमी होने का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव एकादशवें भाव में व्यक्ति को श्रेष्ठ और मतिमान बुद्धिमान बनाएगा और सर्वस्व सुखों का प्रदाता भी बनाएगा क्योंकि शुक्र भी अच्छे बैठे हैं। यहां तक मैंने रिमाइंड कराई बात। अब गुरु की बात करता हूं, वो अति मित्र की राशि में है और ठीक बैठे हैं। युवावस्था है उनकी, 16 अंश की डिग्री है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र व्यक्ति के अंदर बुद्धिमानी का भाव भी रखेंगे। उस गुरु को जरा देखिए कि वो बैठा किसके साथ है। वो बैठा है शनि के साथ, जो कहां के अधिपति होते हैं, छठे और पांचवें भाव के अधिपति। रोग के अधिपति के साथ अगर शनि बैठे या गुरु बैठे तो व्यक्ति को आलस्य भी देते हैं, प्रमाद देते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव अगर छठे भाव पे होगा और वो गुरु के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को पेट का रोग भी देंगे, क्योंकि वो गुरु सप्तम भाव के अधिपति होकर के 12वें गए हैं। छठे भाव के अधिपति के साथ उनकी युति हो रही है, तो होगा तो रोग किसको, या तो पति को या पत्नी को या दोनों को। इस वजह से व्यक्ति को मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। और गुरु में जब भी शनि की दशा हो तो दांपत्य में जब कभी भी टकराव या मनमुटाव वाली स्थिति हो तो इसको झेलने का या इसको काट लेने का प्रयास करना चाहिए। जब भी गुरु में मंगल की दशा आए तो इस तरीके से जब कभी भी मन परेशान हो, हताश हो, खर्च बढ़े, व्यय बढ़े, नुकसान हो, तो व्यक्ति को उस समय इन्वेस्टमेंट करने से बच जाना चाहिए। जब भी गुरु में सूर्य की दशा चले तो इस कुंडली के लिए गुरु कहां के अधिपति, सप्तम, और दूसरी राशि उनकी चतुर्थ में बनती है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के, और सूर्य देखिए विदेश भाव के अधिपति होते हैं जो व्यय कर रहे हैं। तो गुरु और सूर्य की दशा में जब भी व्यक्ति आए तो अपने प्रभावों के लिए किसी से मित्रता ना करे और इन्वेस्ट ना करे, धन का नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में भी हैं। ये स्थिति बच लेनी चाहिए या बचा लेनी चाहिए। दांपत्य में उस समय हो सकता है कि परेशानी हो, स्वास्थ्य खराब रहे, और कई बार व्यक्ति के आय के स्थितियों में कमजोरी हो जाती है या व्यय ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसा कि मैंने कहा है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी का होगा तो इसमें इसका प्रभाव इस पे नहीं होता है। व्यक्ति की कुंडली के लिए गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, ये बहुत अच्छी बात है और आपको पता भी नहीं है ये कितनी अच्छी बात है। गुरु अगर 12 में नहीं होते तो ये और भी अच्छी बात हो सकती थी। अगर वही गुरु लग्न में आ जाते तो ये और भी अच्छी बात हो सकती थी, पर चलित कुंडली की बात कल करूंगा, आज नहीं। तो व्यक्ति की कुंडली में गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, ये व्यक्ति के अंदर जीवन में सुख, सौख्य, प्रतापी, श्रेष्ठ और हाथी से संबंधित चाल, हाथी के सदृश चाल, और अपने चाल से ही व्यक्ति सामने वाले को नेस्तनाभूत कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पे है, सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे है, शनि और गुरु का प्रभाव शत्रु भाव पे है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से और परेशानियों से डरने का कोई खतरा नहीं होता है। ये गुरु अगर 12 में नहीं गए होते तो व्यक्ति को और भी आसानी से जीवन का संपूर्ण लाभ मिल सकता था, और ये गुरु 12 में गए हैं, शनि के साथ 12 में गए हैं। इस वजह से व्यक्ति धन सही तरीके से खर्च तो करता है, पर कंजूसी भी होती है और धन खर्च भी हो जाता है। धन आता भी है पर वो टिकता नहीं है, क्योंकि शनि 12 में है और गुरु भी 12 में है। धन अच्छी जगहों पे जाता है, व्यक्ति नशा नहीं करेगा, अच्छे तरीके से जीवन को जीता है। पर व्यक्ति की कुंडली में मंगल है, इस वजह से कई बार किसी बुरी लत का व्यक्ति आदी भी होगा। ये बात भी दिख सकती है, क्योंकि शुक्र मजबूत हैं और चंद्रमा अकेले हैं, सूर्य राहु के साथ है, गुरु 12 में है। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां व्यक्ति को कई बार किसी भी चीज का आदी हो जाना भी दिखाता है। अब एक बात बताता हूं, गुरु 12वें हो तो व्यक्ति को सत्संगी हो जाना चाहिए। गुरुजनों का लाभ कम मिलता है, अंक कम मिलते हैं, परीक्षाओं में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद। पेट का रोगी व्यक्ति होता है और व्यक्ति के अंदर नैतिक तत्व की कमजोरी के होने के संभावनाओं को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। गुरु शनि के साथ बैठे हैं, बदन दर्द की समस्या भी कई बार दिखती है। व्यक्ति रात्रिचर हो जाता है, क्योंकि लग्न में मंगल है और मंगल लग्न में मजबूत होकर के बैठे हैं, खराब नहीं है। वो अष्टम भाव के अधिपति हैं, किसी अच्छे भाव के अधिपति होते तो और भी वो अच्छा कर सकते थे, पर व्यक्ति को कई बार रात्रिचर भी बनाते हैं। उस गुरु की 7वीं दृष्टि का प्रभाव बताया, शत्रु, परिस्थिति और विपरीत चीजों से हट करके सोचने वाला। यहां से गुरु की स्थितियां यहां दिखती हैं, व्यक्ति को यहां से भी पेट का रोगी, पर यहां पे मंगल की राशि है जो यहां का अधिपति लग्न में बैठा है। व्यक्ति के जीवन में जानकार और जानकारी इकट्ठा करने का हमेशा व्यक्ति प्रयास करता रहता है।
गुरु 12वें हैं, उनकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे है। बाहर निकले, विदेश जाकर के काम करे, बिल्कुल अच्छा रहेगा। दूर जाए, यात्रा करे, लाभ ही लाभ है। अब बात शुक्र की करूंगा। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अगर अच्छे हों तो व्यक्ति को लाड लड़ाने वाला दे देते हैं। व्यक्ति प्रेमी किस्म का हो जाता है, धार्मिक भी होता है, राजसिक हो जाता है और विनोदी स्वभाव का होता है, कला प्रेमी और सौंदर्य का प्रेमी होता है, रखवाला होता है सुंदर स्त्री और सुंदर पत्नी का। विचार करिए, जन्म कुंडली में शुक्र 9वें भाव के अधिपति हैं, वही हैं, वो धर्म का अधिपति होता है भाव, और धर्म का भाव है, पितरों का भाव है, पूर्वजों का भी भाव है, अध्यात्म का क्षेत्र है, और वो लाभ भाव से तीसरा है और पंचम से 5वां होने के कारण वो एक मजबूत भाग्य स्थान, जहां पे आप जीवन के समस्त सभी प्रकार की अच्छी चीजों का भाव वहां से जागृत होता है। उस भाव में शुक्र 28 अंश 3 कला के मृगशीरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल और शुक्र का संबंध, और शुक्र 9वें भाव में अपने ही घर में, मंगल जो कि अष्टम भाव का अधिपति, व्यक्ति के जीवन में ही भक्ति का मार्ग जुड़ा रहेगा, क्योंकि शुक्र अष्टमेश के नक्षत्र में है, पराक्रमी नक्षत्र में है, और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल लग्न में बैठे हैं। उसके नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति के जीवन में पत्नी का प्रभाव और प्रवाह ज्यादा रहेगा। व्यक्ति कन्या से प्रेरित है, कन्या राशि का है और राशि धनु की है। व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति के जीवन पे ईश्वरीय शक्ति का विकास भी देखने को मिलेगा, और व्यक्ति के जीवन में स्त्री और महिला जातकों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे ही व्यक्ति की शादी या विवाह के बाद की स्थिति विचार करते हैं तो सुखद होती है, श्रेष्ठता से व्यक्ति आगे बढ़ता है और संततिवान भी होता है। विशेषतया व्यक्ति की कुंडली में जब सप्तम भाव या पंचम भाव पे आते हैं तो पंचम भाव पे शनि की राशि ये 12वें गए हैं। शुक्र अपनी राशि का होकर के भाग्य भाव में व्यक्ति को भाग्यशाली और श्रेष्ठ बना रहा है। गुरु के साथ पंचम भाव के अधिपति की युति बन रही है, जो कि सुख भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति का केंद्र त्रिकोण राजयोग पर 12वें जाना और जन्म कुंडली के 12वें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना, ये सारी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में पत्नी के प्रभावों को ज्यादा और प्राबल्य में रखने वाली बना रही हैं। शुक्र है, भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार व्यक्ति के पास रहेगा और व्यक्ति धार्मिक कर्म को करने वाला भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केतु की दृष्टि भी यहां पड़ेगी, केतु की दृष्टि लग्न पे भी पड़ेगी, और उस गुरु का प्रभाव चूंकि शनि के साथ है, जो कि सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, शनि जो कि छठे भाव के भी अधिपति हैं। दाम्पत्य रोगी ना हो, इस बात का हमेशा ही ख्याल रख लेना चाहिए। केतु का प्रभाव अगर शुक्र पे रहेगा तो व्यक्ति की पत्नी को कई बार वात से संबंधित समस्याएं बनती देखी जाती हैं, और चूंकि वहां पे वो शनि की राशि में है और शनि वात का कारक होता है, और यहां वो स्थिर कारक ग्रह स्थिर कारक राशि में बैठा है, भाग्य का लाभ स्थिरता से मिलता है। जो भी जीवन में विकास की प्रक्रिया होगी वो रुक रुक करके ही होने वाली होती है, और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को संपूर्ण जीवन में भाग्य का लाभ मिलता रहेगा। व्यक्ति कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहता है, पर धन कमाने की तीव्र लालसा भी रहेगी, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में दिग्बली जहां होते हैं शुक्र वहां आकर के बैठे हैं। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, ये इनका कारक क्षेत्र होता है। मंगल की यहां पे जो दृष्टि पड़ेगी वो चंद्रमा को परेशान भी करेगी, क्योंकि वो अष्टमेश और त्रिक भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा को देखेंगे, तो चंद्रमा और मंगल का संबंध ठीक होगा, पर चूंकि चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि जो कि अष्टमेश है, इस वजह से वो परेशान भी होगा। जातक छोटी छोटी समस्याओं से चिंतित होने वाला और माता के स्वास्थ्य को परेशान करने वाला भी होता है। टेम्परेचर की बीमारियां, बीपी की समस्याएं, ऐसी खतरे भी देखने को माता को विशेषतया मिल जाती हैं। सर्दी खांसी जुकाम आदि की समस्याएं भी मिल जाती हैं। व्यक्ति को शीत जनित बीमारियां भी होने को दिख जाती हैं। व्यक्ति को ना हो तो व्यक्ति के मामा को हो या व्यक्ति की माता को हो। बात खत्म। अब शनि की करता हूं। व्यक्ति की कुंडली में शनि की बात जब करूंगा तो शनि कहां है? पंचम और छठे भाव के अधिपति हैं, 12 में बैठे हैं, 29 अंश के हैं, ये कमजोर है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है, पर व्यक्ति डरपोक भी है। हाँ, डरता है, निडर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव सूर्य से है, जो कि अग्नि तत्व का ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में बैठा है, और वो राहु से प्रेरित भी है। तो सूर्य तो खुद ही डरा हुआ है, क्योंकि वो दक्षिणायन में जन्मा है, एकादशवें में है, तो अति विशिष्ट कारक उसका भाव है। तो व्यक्ति को धन की समस्या तो नहीं होने वाली है, पर व्यक्ति को यज्ञकर्ता बनाएंगे गुरु यहाँ पे, पर शनि निडर नहीं बनने देगा। शनि डराने वाला, नेत्र को कमजोर करने वाला और नेत्रों की ज्योति को कमजोर करने वाला भी बनाता है। शुक्र मजबूत है, नहीं तो और भी ज्यादा कमजोर हो सकती थी चीजें। पर व्यक्ति में
समरसता है, यज्ञ की वृद्धि करने वाला है, यज्ञ करने वाला है, धार्मिक कृत्य करने वाला है, दान देने वाला है, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला है। पर गुरु के कमजोर होने के कारण व्यक्ति को अपने भोजन का विशेष ख्याल रखना चाहिए, मसाला और गर्म चीजें नहीं खाना चाहिए। ये शनि का प्रभाव यहाँ पे ठीक है, पर वो धन भाव को देख रहा है। उच्च की राशि से धन आएंगी चीजें, ऐसा नहीं है कि धन नहीं आए, है, पर वो व्ययात्मक भी है, क्योंकि उच्च की राशि जन्म कुंडली के धन भाव में बनी। रोगेश होकर के वो अपनी उच्च राशि से धन भाव को देखेगा तो व्यक्ति को मित व्यय भी बनाएगा, क्योंकि गुरु उसके साथ हैं। और शुक्र जो धन भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे, ये धन लाने के भी कारक हैं, क्योंकि सूर्य भी एकादश में बैठे हैं। तर्क को समझिए कैसे कुंडलियां देखी जाती हैं। लक्ष्मी का कारक सूर्य, धन का कारक गुरु 12वें, और धन भाव में शनि की उच्च राशि बनी। जहां का अधिपति भाग्य में गया, मतलब अच्छे भाव में गया, तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा भी तो बहुत अच्छा है और सूर्य भी तो लाभ में बैठे हैं। पर होती क्या है चीजें कि चूंकि शनि 12वें हैं, इस वजह से व्यक्ति मितव्ययी होना चाहता है, पर इकट्ठा करेगा किसी और काम के लिए, पर खर्च दूसरा कोई आ जाएगा। रैंडमली कुछ और काम दिख जाता है। हर बार व्यक्ति जब भी पैसे खर्च करना चाहेगा कि इस बार घर ले लूंगा, पर जैसे ही घर लेने चलता है तो बजट से बाहर हो जाती है चीजें। ये बात है, इस वजह से इसका ख्याल रखना होगा। वाणी कम मधुर और कमजोर, वाणी थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि बुध चंद्रमा का प्रभाव है, तो डरने की बात नहीं होनी चाहिए। शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव मैंने बताया, व्यक्ति को आलसी बनाएंगे, रात्रिचर बनाएंगे, मेहनत करने वाले में प्रभाव में कमजोरी भी रहेगी। हालांकि मंगल लग्न में है, पर फिर भी वो कमजोर होंगे, इस वजह से, चूंकि अष्टमेश भी तो है ना, पर उसका एक सीधा सा प्रभाव रहेगा। पर यहां पे व्यक्ति को बिस्तर का प्रेमी बनाते हैं। उस शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, शुक्र और शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में भाग्य में अवरोध भी होगा, क्योंकि यहां पे जो ग्रह देख रहा है वो कहां से देख रहा है? 12वें से। ऐसी स्थिति में कि 12वें बैठा ग्रह और 12वें बैठा राशि, ये दोनों ही जातक के जीवन में या उस राशि के अधिपति कमजोर से होते हैं। इसी वजह से चूंकि वो 12वें भाव के अधिपति हैं, एकादशवें में बैठ करके पंचम को देखेंगे तो संतति का कई बार दुख भी देते हैं, और कई बार व्यक्ति की पहली संतति कष्ट देने वाली भी होती है, या उससे दूर रहे या मन का भेद होता रहे। क्लियर है? राहु केतु की बात कर दूं। राहु बैठे हैं कहां? जन्म कुंडली में एकादशवें, और केतु यहां। ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं भाव के आधार पर, क्योंकि मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है कि एकादशवें और 10वें के राहु अच्छे होते हैं। यहां वो कर्क राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति जिस राशि में बैठा उस राशि के अधिपति से उसको त्रिकोणात्मक बल मिल रहा है, कई प्रकार से जीवन का लाभ भी मिलेगा। पर इस राहु का एक नेगेटिव प्रभाव कि सूर्य को वो कमजोर कर रहा है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर अपने स्वास्थ्य में हड्डी का रोग भी पैदा करेंगे, और व्यक्ति को कई बार कई तरह के खतरों में डालने वाला भी बनाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव से वो केंद्र में है, तो वो व्यक्ति को कई बार अप्रत्याशित लाभ देने से रोक लेते हैं, और कई बार जीवन में लाभ मिलते 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 रुक सा जाता है। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब एक बार आपकी कुंडली में मैं यहीं पे ये बात बता देता हूं कि किसकी किसकी या कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात, चंद्रमा का मूल नक्षत्र में बैठना, गुरु की दृष्टि का जाना, लग्नेश बुध का चंद्रमा को देखना, शुक्र का स्वग्रही होना, सूर्य का एकादशवें में होना, और जन्म कुंडली में आयु के दृष्टिकोण से अष्टमेश का लग्न में जाना आयु देगा, शनि का 12वें जाना और उच्च राशि की तरफ बढ़ना या उच्च राशि को देखना धनदायक, धन भाव के अधिपति का लाभ में भाग्य में जाना, यह सबसे अच्छी बात, और जन्म कुंडली के पंचम भाव पे सूर्य का प्रभाव, यह व्यक्ति की कुंडली में सबसे अच्छी बात है। और इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात है, इन सबको मिलाकर के जो सबसे अच्छी बात है, वो चंद्रमा पे गुरु, मंगल, बुध का प्रभाव, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बेहतरीन बनाएगा बिना किसी कमजोरी के, बेहतरीन। और नौकरी की स्थितियां गुरु शनि पैदा कर रहा है, व्यक्ति को नौकरी का प्रयास कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं भी है तो हो सकता है। अब आज के लिए बस इतना ही। कल कार्यक्रम में नवमांश, दशमांश और बाकी चीजों का अध्ययन करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।